दोस्तों बांग्लादेश की आज जो हालत हो रखी है उसे पूरी दुनिया देख रही है। शेख हसीना ने जैसे ही भारत में शरण ली उसके बाद में जैसे ही जिहादियों और कट्टरपंथियों ने जिस तरीके से ढाका पर हमला बोला उसे देखकर तो ऐसा ही लग रहा था कि यह कोई स्टूडेंट या छात्र नहीं है बल्कि कट्टरपंथियों की सोची समझी साजिश है। वे लोग शेख हसीना के घर में घुस जाते हैं और उसके बाद से वहां तोड़फोड़ करना शुरू कर देते हैं और यहाँ तक गिर जाते हैं कि वे शेख हसीना के अंडरगारमेंट्स को हवा में लहराते हैं। दोस्तों ऐसे काम स्टूडेंट तो कर ही नहीं सकते। और उसके बाद से ही हम देख रहे हैं कि लगातार बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं। ट्विटर और इंस्टाग्राम पर जो वीडियो वायरल हो रहे हैं उन्हें देखकर तो यही लग रहा है कि यह एक सोची समझी रणनीति के तहत किया गया था। हिंदुओं के घरों को आग लगा दी गई, वहां के मंदिरों को तोड़ा गया। अब दोस्तों बांग्लादेश की यह हालत है कि वहां पर कट्टरपंथियों ने शरण ले ली है और सत्ता को संभाल ले लिया है। और दोस्तों देखा जाए तो यह भारत के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। लेकिन दोस्तों ऐसा बांग्लादेश में पहली बार नहीं हुआ है। इतिहास में पहले भी बांग्लादेश में तख्ता पलट हो चुके हैं और उसके बाद भारत ने कई बार तो अपनी मिलिट्री तक ग्राउंड में उतार दी थी। सब कुछ बताएंगे दोस्तों आपको इस वीडियो में। उसके लिए आप वीडियो को अंत तक बने रहिए कि आखिर कैसे इंडियन आर्मी बांग्लादेश में 3-4 तरफ से घुसने वाली थी। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। आपको मैं बता दूं कि बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद शेख हसीना को अपनी कुर्सी और देश दोनों छोड़ना पड़ा। फिलहाल वह भारत में मौजूद है, कई देशों में राजनीतिक शरण मांग रही है। लेकिन यह पहला मौका नहीं है जब शेख हसीना के जीवन में ऐसा भूचाल आया हो, उनका जीवन अस्त व्यस्त हुआ हो। उसके लिए आपको थोड़ा फ्लैशबैक में लेके चलते हैं। साल 1975 में शेख हसीना के पिता मुजीबुर उर रहमान, उनकी मां और 3 भाइयों का इसी तरीके से विद्रोह में बेरहमी से कत्ल कर दिया गया था। उनको जान से मार दिया था। 15 अगस्त 1975 को जब यह घटना हुई उस वक्त शेख हसीना अपने पति जावेद और छोटी बहन रिहाना शेख के साथ ब्राजील में थी। उस दिन तड़के ब्राजील में बांग्लादेश के राजदूत सनाउल हक के एक फोन की घंटी बजी। दूसरी तरफ हुमायूं रशीद चौधरी थे जो जर्मनी में बांग्लादेश के राजदूत थे। उन्होंने बताया कि बांग्लादेश में हालत बिगड़ चुकी है, आर्मी ने वहां बगावत कर दी है और शेख मुजीबुर रहमान मारे गए हैं। शेख हसीना को जब अपने माता पिता और भाइयों की मौत के बारे की खबर मिली तो मानो उन पर एक वज्रपात हुआ। दोस्तों स्वाभाविक है कि उन पर क्या बीत रही होगी उस टाइम। उन्होंने तय किया कि वह कुछ दिन अब ब्राजील में ही रहेगी, लेकिन राजदूत सनाउल हक ने उन्हें फौरन वहां से जाने को कहा। शेख हसीना किसी तरह हुमायूं रशीद चौधरी की मदद से जर्मनी पहुंची, क्योंकि दोस्तों बांग्लादेश में लोगों को यह पता था कि शेख हसीना ब्राजील में है और उनके ठिकानों का भी पता था। ऐसे में ब्राजील पर उन पर अटैक हो सकते थे। ऐसे में उन्हें जर्मनी जाना ही सही लगा उस समय। लेकिन उनको लगा कि जर्मनी भी उनके लिए सेफ नहीं होगा, तो किसी तरह उन्होंने भारत में आने का प्रयास किया। दोस्तों उस समय भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, लेकिन इंदिरा गांधी या उनके सलाहकार को सीधे इस तरह से फोन करना ठीक नहीं होगा। हालांकि जब कोई रास्ता नहीं उन्हें नजर आया तो उन्होंने थक हार कर इंदिरा गांधी के कार्यालय में उस वक्त फोन मिला दिया। फोन खुद इंदिरा गांधी ने रिसीव किया। चौधरी ने इंदिरा गांधी को सारी बात बताई। वह फौरन शेख मुजीबुर रहमान की बेटी शेख हसीना और उनके परिवार को राजनीतिक शरण देने के लिए तैयार भी हो गई। उसके बाद उन्हें दिल्ली जाने के सारे प्रयास किए गए। अब दोस्तों 24 अगस्त 1975 को एयर इंडिया के विमान में शेख हसीना और उनका परिवार दिल्ली पहुंचा। यहाँ एयरपोर्ट से सीधे उन्हें भारतीय खुफिया एजेंसी रो के सेफ हाउस में ले जाया गया। इसके बाद कुछ दिनों बाद इंडिया गेट के पास मंडारा परके के करीब उन्हें एक स्थायी फ्लैट दे दिया गया। शेख हसीना को सख्त हिदायत दी गई थी कि वह अपने फ्लैट से बाहर तो निकले ही नहीं और ना ही किसी से मिले। उनकी सुरक्षा के लिए 2 तेज तर्रार और कई मिलिट्री ऑफिसर्स को लगाया गया। भारत में करीब 6 साल निर्वासित जीवन बिताने के बाद शेख हसीना 1986 में बांग्लादेश लौटी और अपने पिता की पार्टी से प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंची। धीरे धीरे उनकी जिंदगी राजनीतिक दौड़ दोनों ही पटरी पर आ चुकी थी। और दोस्तों ये एहसान शेख हसीना को भी याद ही होंगे, तभी तो उनका रवैया भारत के प्रति हमेशा सॉफ्ट रहा है। बॉर्डर टेररिज्म को कम करने, जिहादियों पर लगाम लगाने में और हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को कम करने पर उन्होंने हमेशा ही काम किया है बांग्लादेश में। लेकिन दोस्तों फ्लैशबैक में अभी कहानी बाकी है। अभी भारतीय इंडियन आर्मी आखिर कैसे बांग्लादेश में अंदर चीर कर अंदर घुसने वाली थी, आखिर ऐसा क्या हुआ था उस समय। 2009 में फिर भूचाल आया। शेख हसीना को भी प्रधानमंत्री बने कुछ ही दिन हुए थे कि बांग्लादेश की पैरामिलिट्री फोर्स ने विद्रोह कर दिया। आप देख सकते हैं कि कैसे बांग्लादेश में अनस्टेबिलिटी बनी रहती है। कभी जिहादी वहां पर आंदोलन करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, तो कभी मुस्लिम कट्टरपंथी आंदोलन करते रहते हैं। देखते ही देखते पूरे बांग्लादेश में भयानक हिंसा शुरू हो गई। आर्मी के कई टॉप अधिकारियों की हत्या कर दी गई। उस वक्त यहाँ भारत में यूपीए यानी कांग्रेस की सरकार थी। प्रणब मुखर्जी वित्त मंत्री हुआ करते थे। एक दिन आधी रात को उनके पास
फोन की घंटी बजती है। दूसरी तरफ शेख हसीना थी, उनका गला बैठा हुआ था, रंधा हुआ था, उनकी आवाज भी ढंग से निकल नहीं रही थी, लेकिन उन्होंने बस प्रणब मुखर्जी जी को इतना ही कहा कि मुझे मदद चाहिए, हम मुसीबत में हैं। प्रणब मुखर्जी तुरंत ही समझ गए कि कुछ भयानक हुआ है बांग्लादेश में। शेख हसीना भारत में निर्वासन के दिनों में दोस्तों मुखर्जी को जानती थी। मुखर्जी खुद अपनी आत्मकथा कोलिजन ईयर्स में शेख हसीना से करीबी का जिक्र करते हैं। वे लिखते हैं कि उनकी शेख हसीना से इतनी नजदीकी थी कि उन्होंने बांग्लादेश के जनरल मोइन यू अहमद को आश्वासन दे दिया था कि हसीना उनके पद से नहीं हटाएंगे। शेख हसीना के इस फोन की फौरन प्रधानमंत्री को जानकारी दी गई और हाई लेवल मीटिंग से बुलाई गई। भारत में भारत सरकार ने मन बना लिया था कि किसी भी कीमत पर शेख हसीना पर कोई आंच नहीं आने दी जाएगी और उन्हें सुरक्षित रेस्क्यू करने का प्लान तैयार किया गया। भारत ने 3 तरफ से बांग्लादेश में अपनी सेना भेजने की तैयारी भी कर ली थी। पश्चिम बंगाल के कलाईकुंडा एयरफोर्स पर आनन फानन में करीब 1000 पैराट्रूपर्स भेजे गए और इसी तरह से तैयारी जोरहाट और अगरतला में भी कई तरह से बांग्लादेशी बॉर्डर से बिल्कुल सटे हुए इलाके थे। अविनाश पालीवाल अपनी किताब में लिखते हैं कि इंडियन आर्मी का प्लान यह था कि सबसे पहले ढाका के जलाल, तेजगांव और एयरपोर्ट को सिक्योर करेंगे, जो बांग्लादेश एयरफोर्स का बेस भी है। यदि कुछ प्रॉब्लम हुई तो वहीं से अटैक किया जाएगा। इसके बाद पैराट्रूपर्स प्रधानमंत्री आवास से शेख हसीना को सुरक्षित निकालेंगे। बात इतनी आगे बढ़ गई थी कि इंडियन आर्मी ने अपने फर्स्ट लाइन ऑफ अटैक को अत्याधुनिक हथियार भी दे दिए थे। और इसी बीच भारतीय सेना के टॉप ऑफिसर्स और डिप्लोमेट्स दूसरे चैनल से बांग्लादेश आर्मी के संपर्क में थे और उनको कड़ा संदेश दे दिया था कि आखिरकार विद्रोह थम ही गया। लेकिन दोस्तों इसकी जवाबी कार्रवाई की जरूरत पड़ी नहीं। आखिरकार विद्रोह थम जाता है और भारत को अपनी सेना नहीं भेजनी पड़ती है। शेख हसीना को देश भी छोड़ना नहीं पड़ता, यानी एक बार नहीं कई बार शेख हसीना की मदद भारत ने की है। फिलहाल वे भारत में ही मौजूद है, लेकिन जैसे उन्होंने बांग्लादेश छोड़ा है, बांग्लादेश में जमाते मुस्लिम जैसे कट्टरपंथी संगठन और बांग्लादेश नेशनल पार्टी जो कि कट्टर इस्लाम के सपोर्ट उन्होंने पूरे बांग्लादेश की सरकार में थोप दिया है। दोस्तों शेख हसीना ने कई बार चीन के अगेंस्ट स्टेटमेंट दिए हैं, चीन के कई प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर दिया है जो कि भारत की सीमा से लगते हैं। कई बार तो अमेरिका ने समुद्री तट पर जो भारत और बांग्लादेश से मिलता जुलता है उस पर अपने बेस बनाने की बात कही, लेकिन शेख हसीना ने उसे भी रिजेक्ट कर दिया। मतलब दोस्तों पाकिस्तान, चीन और अमेरिका जैसे देश शेख हसीना के बिल्कुल ही विरोध में थे, क्योंकि शेख हसीना हमेशा भारत के पक्ष में डिसीजन लेती थी। आप सोच सकते हैं कि उन पर कितना दबाव रहा होगा अपने राजनीतिक करियर के दौरान। लेकिन दोस्तों अब तो वहाँ सिचुएशन ऐसी है कि वहाँ पर चीन, पाकिस्तान और अमेरिका जैसे देश अपने फायदे के लिए एंट्री करना स्टार्ट कर देंगे। वहाँ पर हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर एक बहुत ही बड़ा सवाल उठ रहा है पूरी दुनिया में। अब हिंदुओं पर अत्याचार को रोकेगा और भारत उस पर दोस्तों कैसा कड़ा एक्शन लेगा? कमेंट करके अपनी कीमती राय जरूर बताएं। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले।